तो लास्ट क्लास में जो है अपन ने सबसे लास्ट के अंदर अपन ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास के अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि डेविएशन कितना होता है डेंसर से रेयरर में जाता हो अगर कोई रे लाइट रे, या फिर रेयरर से डेंसर में जाती हो। तो दोनों केस के अंदर अपने को कंबाइनली अपन ने देखा था कि जो डेविएशन होता है, डेविएशन इन रिफ्रैक्शन इज आई माइनस आर का मोड ले लो। कभी आई माइनस आर होता है तो कभी आर माइनस आई होता है, डिपेंड करता है विच एंगल इज ग्रेटर देन अदर एंगल। तो आई माइनस आर का अगर मोड ले लोगे तो अपने को एक्चुअल डेविएशन मिल जाएगा इन रिफ्रैक्शन। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन चैप्टर। उसके अंदर सबसे पहले सपोज अपने पास कोई स्लैब है, पैरेलल स्लैब है ग्लास की, उससे रिफ्रैक्शन कैसे करवाना है या उससे रेस अगर इंसिडेंट होगी तो उससे क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है अपना रिफ्रैक्शन फ्रॉम पैरेलल स्लैब या स्लैब ऑफ थिकनेस T। refraction from a slab of thickness T। अच्छा ध्यान रखना अपन पैरेलल स्लैब की बात कर रहे हैं। पैरेलल स्लैब का मतलब जो दोनों सरफेस है, बोथ द सरफेस, वो जो है किसी अलग शेप में नहीं है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस are parallel to each other. Both refracting surfaces are parallel. इसको पैरेलल स्लैब भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं या इसमें कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है उसको समझते हैं। तो अच्छे से समझना देखो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली अपने को वैसे तो कभी कभी बोर्ड में डेरिवेशन भी पूछता है, बट अपने को फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए कि किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो ढंग से देखना, देखो कॉन्सेप्ट वही है। रिफ्रैक्शन के अंदर अपने को पता है कि n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 होता है, पहली चीज। दूसरी बात या फिर इसको सॉल्व में बोले तो n इंटू साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट होता है। एंड सेकंड इज अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है रे, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो रेयरर के अंदर n कम होता है, n कम यानी थीटा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा यानी नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी। और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो रेयरर के अंदर n कम थीटा ज्यादा, वो देख लिया अपन ने। रेयरर टू डेंसर जा रही है तो रेयरर टू डेंसर जा रही है यानी n ज्यादा है, n ज्यादा होगा थीटा कम होगा यानी नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। तो कब नॉर्मल से अवे डेविएट होगी, कब टुवर्ड्स डेविएट होगी, ये अपने को लास्ट क्लास में देख लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज पैरेलल स्लैब? पैरेलल स्लैब इज लाइक दिस। ये कोई ऐसा ग्लास का टुकड़ा है इस टाइप से, इसकी थिकनेस T है, तो इससे अपने को रिफ्रैक्शन करवाना है। सपोज अभी बाहर का मीडियम एयर है और ये जो अपन ने ग्लास का कोई टुकड़ा लिया है, ग्लास का कोई पीस लिया है जिसकी थिकनेस T है, थिकनेस अपन उसकी बात कर रहे हैं जिधर से रेज इंसिडेंट करवा रहे हैं, वो थिकनेस T है। सपोज इधर से रेज इंसिडेंट करवाए हो तो ये थिकनेस लेंगे, इधर से रेज इंसिडेंट करवाए हो तो ये थिकनेस लेंगे, उस थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो रेज सपोज ऐसे आ रही, इधर से आ रही, तो ये अपने पास थिकनेस T है। थिकनेस का मतलब कितनी थिकनेस से रेस एक्चुअली इसके अंदर ट्रेवल कर रही है, उसको अपन जो है थिकनेस ऑफ दिस स्लैब बोलेंगे। अब अपने को देखो है ना, मेरे को ये पता है कि रिफ्रैक्शन वहां होता है जहां जहां मीडियम चेंज होता है, जहां जहां मीडियम चेंज होगा वहां रिफ्रैक्शन होगा। तो एयर से इस मीडियम में जा रही है तो एक तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, एक इस मीडियम से जब वापस बाहर निकलेगी
रे वापस जब एयर में जाएगी तब एक बार और रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या यहाँ पे अगर टी थिकनेस की मैं स्लैब लूंगा तो क्या 2 रिफ्रैक्शन होंगे? Am I right? अरे बोलो। यस सर। सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। देखो अरे ये माइक किसका ऑन है बीच में यार? माइक किसका ऑन है? अरे बीच में माइक किसका ऑन है? बंद करो ना यार। ऐसे क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो, ध्यान रखो। जब अपने को कुछ डाउट पूछना है तभी माइक ऑन करो, अदरवाइज ऑफ रखो। फिर ऐसे चलता रहा तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर फायदा नहीं है। मैसेज करते रहोगे बार बार, कम्युनिकेशन नहीं होगा। सही है ना यार? ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ स्टार्ट करें वापस से। अरे स्टार्ट करें ना। हाँ सर। यस सर। तो सबसे पहले मैंने बताया था अपन अपने को नॉर्मल बनाना है, तो ये लो नॉर्मल बना लिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। अब तुमको सोचो, रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये जो अपना स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से कि n is what refractive index of that slab. So this is the denser medium because outer medium जो है एयर है, एयर से तो कोई रेयरर होता नहीं। तो यहां से रे आ रही है, ये डेंसर में जा रही है, डेंसर में n जा रहा है, थीटा कम होगा, थीटा कम होगा मतलब ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। तो देखो ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, लेकिन ये थोड़ी सी डेविएट हो गई। लेट से कि ये इधर डेविएट हो गई, ये लो इधर डेविएट हो गई, थोड़ी सी इधर डेविएट हो गई। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन मैं लिख सकता हूं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2। so n1 is what 1 sin theta 1 sin I equal to n2 is what n into sin r। तो ये अपने पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि sin r और sin r I और r के अंदर ये रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद अब सेकेंड रिफ्रैक्शन करवाना है अपने। अच्छा डेविएशन भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस के अंदर डेविएशन डेल वन कितना होगा कि ये पूरा एंगल तो कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, ये डेविएशन है, इधर जा रही थी और इधर चली गई, ये डेविएशन डेल 1 है। तो ये पूरा एंगल तो कितना है बताओ, आराम से सोच के बताओ, ये पूरा एंगल क्या आई है? यस सर। आई माइनस आर, डेविएशन हो जाएगा आई माइनस आर। और किधर डेविएट हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। उसके बाद सेकंड केस में रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, ये रेस यहाँ पे आई, ये लो नॉर्मल बना लिया अपन ने, ये नॉर्मल बना लिया। अच्छा क्या देखने से पता चल रहा है, इस जेड से दिस एंड दिस, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सेकंड रिफ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू आर? दिस एंगल शुड बी इक्वल टू आर। यस सर। So for second refraction,
for second refraction n1 is what? n into sin I is what? Yeah, sin theta 1 is what? r equal to n2 is what? 1 into sin. अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो n कम है इस मीडियम का, तो थीटा ज्यादा होगा, यानी एक्चुअली ये जा तो ऐसे रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी क्या होगी, n कम है थीटा ज्यादा होगा, यानी थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी नॉर्मल से, ये नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी, मतलब ऐसे डेविएट हो जाएगी, तो सपोज ये ऐसे डेविएट होगी, ये लो ऐसे डेविएट हो, नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट हो गई, ये डेविएट हो गई। सो यहां से मैं लिख सकता हूं ये साइन, इस एंगल को मैं कुछ सेकंड केस के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको मैं कुछ क्या बोलूं, r तो यहां पे यूज कर लिया, r2 बोल देता हूं, r2, तो ये हो गया sin r इक्वल टू r2। अब आराम से सोच के बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से n इंटू साइन r किसके इक्वल है, n इंटू साइन r किसके इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2, देखो n इंटू साइन r की जगह क्या मैं साइन i लिख सकता हूं, यानी अपने पास आ गया sin i should be equal to sin r2, therefore r2 must be equal to i, यानी ये r2 जो है इसकी वैल्यू i है, r2 की वैल्यू i है। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तुमको सोचो इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल के साथ एंगल I था, इस जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है इस रे का भी नॉर्मल के साथ एंगल I है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये रे और ये रे दोनों आपस में क्या पैरेलल होगी, अरे कोई ऐसी रे है उसका नॉर्मल के साथ एंगल उतना ही है, फिर एक और रे है उसका भी नॉर्मल के साथ एंगल सेम है, दोनों पैरेलल होगी ना यार। अरे बोलो। यस सर। तो फर्स्ट रे तो देखो ये रही फर्स्ट रे, ये रे और ये रे, ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल रेस है, ये दोनों पैरेलल रेस है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड रे are parallel to each other, दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। पहली चीज तो अपने को इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर पैरेलल स्लेब है तो पैरेलल स्लेब से जो रेज जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन से निकलेगी, लेकिन चेंज क्या हुआ, तो सोचो रेज ये आई तो ये थी, लेकिन क्या थोड़ी सी पीछे पैरेलल तो शिफ्ट हुई, लेकिन ऐसे थी थोड़ी सी क्या पीछे आ गई, यानी लेटरल शिफ्टिंग हो गई क्या। यस सर। तो अपने को क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि लेटरल शिफ्टिंग कितनी होगी, तो लेटरल शिफ्टिंग भी निकाल सकते हो। फर्स्ट कोई भी दो पैरेलल रेस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एक से दूसरे में परपेंडिकुलर डालो और डिस्टेंस मेजर कर लो। तो मैं इस लाइन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, इस लाइन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। अब मेरे को ये डिस्टेंस मेजर करनी है, दिस इज द लेटरल शिफ्टिंग ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस इज द लेटरल शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंट रे। तो अब सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, इसको इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। मेरे को from ABC triangle
ट्रायंगल एबीसी, दिस ये जो लेंथ है वो तो टी है, ये टी है, ये एंगल आर है, तो मेरे को एसी की वैल्यू बताओ जल्दी से, एसी कितना होगा, ये लेंथ, एसी की वैल्यू बताओ। एसी की वैल्यू बताओ जल्दी से, राइट एंगल ट्रायंगल से एसी की वैल्यू बताओ। अरे बोलो कितनी होगी? A2 cos sir. कितनी? टी, अरे टी अपॉन कोस आर होगी क्या? अरे को इस राइट एंगल ट्रायंगल से इस एबीसी से कोस थीटा की वैल्यू लिखोगे, कोस आर की वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा? कोस आर की वैल्यू टी अपॉन बीसी होगा ना यार। Yes sir. अरे कोस की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है ना यार। तो टी अपॉन कोस आर, यानी ये टी सेक आर आ गया, टी सेक आर आ गया। अब ये एसी की वैल्यू अगर टी सेक आर है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है दिस ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, मेरे को सीडी लेंथ बताओ, सीडी कितनी होगी? ये लेंथ मेरे को पता है, एसी जो है वो टी सेक आर है, और ये एंगल कितना है, डेविएशन कितना है? ये एंगल है तुम्हारे पास आई माइनस आर, ये एंगल है आई माइनस आर, यानी अपने पास ट्रायंगल एसीडी ये है। मैं यहां बना लेता हूं, देखो एसीडी, एसीडी कुछ ऐसा ट्रायंगल है कि सीडी वाली तो परपेंडिकुलर है एडी की, एडी सीडी, ए बी सी, और ये इसके अंदर ए वाला जो ये एंगल है आई माइनस आर, और एसी जो है वो है टी सेक आर। तो ये सीडी बतानी है मेरे को, सीडी कितनी होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से? अरे बोलो जल्दी बताओ यार। अरे साइन थीटा लिख लो ना यार, साइन आई माइनस आर की वैल्यू लिख लो ना, साइन आई माइनस आर की वैल्यू लिख लो, तो सीडी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सीडी और ये एसी दोनों साइन थीटा के अंदर ही आएंगे, सीडी और एसी दोनों साइन थीटा के अंदर आ जाएंगे। तो सीडी की वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये एसी, एसी इंटू साइन आई माइनस आर हो जाएगा? सीडी की वैल्यू एसी इंटू साइन आई माइनस आर हो जाएगा? Yes sir. Yes, sir. तो ये हो गया, एसी की वैल्यू पता है मेरे को, एसी है अपने पास टी सेक आर, यानी सीडी की वैल्यू आ गई टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। अच्छी विजिबल है ना जो मैं लिख रहा हूं? हाँ ठीक है, टी साइन टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, या सेक आर को मैं कोस आर ही दे देता हूं, तो ये सीडी हो गया टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। इतनी लेटरल शिफ्टिंग होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल लेटरल शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्टिंग, यानी जो इंसिडेंट रे है और पैरेलल रेज है, ये दोनों के दोनों
इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे फाइनली ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल तो होगी, लेकिन आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी, लेटरली शिफ्ट हो जाएगी। और शिफ्टिंग किस साइड होगी वो डेविएशन से देख सकते हो। फर्स्ट टाइम में डेविएशन i माइनस आर क्लॉकवाइज है। सेकेंड रिफ्रैक्शन के अंदर डेल टू जो होगा, डेल टू जो होगा वो अपने को पता है कि यहाँ पे देखो सेकेंड टाइम रेज जा तो ये ऐसे रही थी, चली ऐसे गई, मतलब क्या डेविएट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। और कितनी होगी, r माइनस आई हो जाएगी, r माइनस आई हो जाएगी, r माइनस आई हो जाएगी। कैसे? इफ दिस इज r then this would be also r, this would be also r. So this is the deviation, del 2. So this would be equal to I minus r, लेकिन इस टाइम जो डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? लेटरल शिफ्टिंग के अंदर कैसे निकाला अपन ने? लेटरल शिफ्टिंग के अंदर कोई डाउट है क्या? एनी डाउट इन लेटरल शिफ्टिंग? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैसेज करने के बजाय ना थोड़ा सा बोल दिया करो तो ज्यादा इजीली अपने को चीजें समझ में आएगी। बार बार मैसेज देखने के बजाय सीधा सीधा तुम बता दिया करो। सही है ना यार? यस सर। अरे बात समझे या नहीं समझे? यस सर। पक्का समझ गए? यस सर। यस सर। सब लोग समझ गए ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको रफ कर दूं क्या? अरे इसको रफ कर दो ना यार। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं। हाँ इधर ध्यान दो। तो मैं इसको समराइज करता हूं, अपन ने क्या पढ़ा है वापस से। आगे से ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल स्लैब, जैसे अपन ने तो ये एक देखी थी, पैरेलल स्लैब अगर है, पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखना है कि पैरेलल स्लैब के अंदर अगर टी थिकनेस की है, जैसे ऐसे कोई स्लैब है, ऐसी कोई स्लैब है, सपोज ऐसे रेज आ रही है, ऐसे अगर रेज आ रही है, इसका इंसिडेंट एंगल अगर थीटा है, इंसिडेंट एंगल थीटा है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा? फर्स्ट टाइम जो है, अब थिकनेस कौन सी लोगे? आराम से सोच के बताओ, थिकनेस कौन सी लोगे? ये टी थिकनेस है, ये थिकनेस टी है।
तो पैरेलल स्लैब है ऐसे है, तो रेयर से जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये एयर है, तो यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है, मतलब n ज्यादा है, थीटा कम होगा, यानी नॉर्मल से पास में डेविएट होगी, तो ये ऐसे डेविएट होगी, सब ऐसे डेविएट हो गई। ये रे इनिशियल इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जा रही थी, और सेकंड केस में वापस से n कम है, थीटा ज्यादा होगा, यानी जा तो ये ऐसे रही थी, नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी, तो ये ऐसे डेविएट हो गई। तो इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्रैक्टेड रे बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर। पहली बात तो यानी ये एंगल भी थीटा ही होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। एक चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। उसके बाद अगर मेरे को ये लेटरल शिफ्टिंग निकालनी है, ए बी इज व्हाट, जैसे इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, ए बी इज lateral shifting is what, कि फर्स्ट टाइम रेज का इंसिडेंट एंगल अगर आई है और फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन के टाइम अगर रिफ्रैक्टेड एंगल this one is r, then lateral shifting is equal to t sin I minus r upon cos r। ये इतनी लेटरल शिफ्टिंग होती है, एक तो अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए। एक इस टाइप से पैरेलली बाहर निकलेगी रेस। अच्छा, ये एक स्लैब का रीजन नहीं है, मल्टीपल स्लैब्स हो तब भी ऐसे ही चलेगा, मल्टीपल स्लैब्स हो तब भी ऐसे ही चलेगा। यानी ये फर्स्ट स्लैब हो गई, ये सेकंड स्लैब हो गई, इसका ऐसे ऐसे एक और स्लैब हो सकती है। तो मैं थोड़ी पास में बना लेता हूं, जैसे ये एक स्लैब है, ये दूसरी स्लैब है पैरेलल, दूसरी का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ये एक और स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका n3 है, बाहर एयर है। यहां से अगर कोई रेस आएगी थीटा पे, तो वो जैसे भी हो रही है अपने को मतलब नहीं है, कैसे भी हो रही है, फाइनली जब ये बाहर निकलेगी तब तो डेफिनेटली नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे ही निकलेगी। यानी these two rays should be parallel to each other, these two rays should be parallel to each other। डेफिनेटली ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। if this angle is theta 1 and this angle is theta 2, then theta 1 is always equal to theta 2। ये अपने को ध्यान रखना है। मल्टीपल स्लैब्स हो तब भी ऐसे ही होगा। एक सेकंड नोट करो, मैं फोन आ रहा है। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर अपन एग्जांपल ट्राई करते हैं। हेलो, हाँ ठीक है। अरे नोट हो गया ना? यस सर। रफ कर दो ना इसको, रफ कर दो इसको। यस सर कर। कोई डाउट है क्या?
Any No, doubts? sir. No. तो इसी में बेस्ड एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखो सबसे हो जाना चाहिए। हाँ, एग्जांपल इज एयर से अपने पास ऐसा कोई स्लैब है, एयर से कोई रेस आ रही है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज √3 and incident angle of this slab is 60 degree and this medium is air। तो अपने को ये पता करना है, कैलकुलेट lateral shifting if incident ray travels 5 centimeter in the slab। Incident ray travels 5 centimeter in the slab। ट्राई करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सर वो इंसिडेंस एंगल कितना है? 60 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा क्या? 60 π/3 ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लिखा हुआ विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है सर। अच्छा ठीक है, तो 60 डिग्री है, I इक्वल टू 60 डिग्री। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो। फाइव अपॉन √3। 5 अपॉन √3। ओके। तो सबसे पहले तो अपने को थिकनेस निकालनी पड़ेगी, इसकी थिकनेस निकाल ली तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अपने को थिकनेस कुछ इस टाइप से दे रखी है कि ये रे जो है जैसे ये ऐसे जा रही थी, अब डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो डेंसर मीडियम का एन ज्यादा होता, थीटा कम होगा, यानी इधर की तरफ ये थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी और ये ऐसे चलेगी, सपोज ऐसे चलेगी। थिकनेस सपोज टी है, यानी ये लेंथ अगर टी है और ये एंगल तो अपने को पता है कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेता हूं मैं सबसे पहले। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन फर्स्ट रिफ्रैक्शन n1 यानी 1 sin 60 इक्वल टू n2 यानी √3 इनटू sin r। तो sin r कितना आ गया? r 30 डिग्री आ गया क्या? अरे r 30 होगा ना?
यस सर। तो ये एंगल 30 है, नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल 30 है। तो ये अगर इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल अगर 30 है और ये लेंथ अगर t है, तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, AC कितना होगा? अरे बोलो। 2t। अरे t sec r होगा ना यार, अभी तो निकाला था। t sec r का मतलब sec 30, sec 30 is what? sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलो। अरे समझे या नहीं समझे? यस सर। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3. sec 30 is 1 upon cos 30. Cos 30 is √3/2. So this should be 2/√3. ये आ गया t sec r equal to t into 2/√3. AC की लेंथ आ गई अपने पास t into 2/√3. अच्छा मेरे को बताओ, क्या इस स्लैब के अंदर ये रे AC तो ट्रेवल करेगी, AC तो ट्रेवल कर रही है, और वो डिस्टेंस अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर कि भाई रे 5 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रही है। तो रे इसी पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो ये लेंथ होगी, तो ये लेंथ अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम हियर t is equal to 5√3/2 और t आ गया तो अब तो शिफ्टिंग आ जाएगी। शिफ्टिंग इज t sin I minus r, sin I is what? 60, r is what? 30 divided by cos r. Cos r is 30. Cos 30 is √3/2 and sin 30 is 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या अपने पास 2.5 सेंटीमीटर आ गया? अरे बोलो। ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? अरे किसी को डाउट है क्या इसमें? नो डाउट्स? नो सर। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को अगर थिकनेस, या तो थिकनेस गिवन होगी या थिकनेस निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और थिकनेस आ गया तो अपन डायरेक्टली इसकी लेटरल शिफ्टिंग निकाल सकते हैं t sin I minus r अपॉन cos r। और एक ही जगह अगर दो स्लैब हुई तो दोनों से शिफ्टिंग निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम है। चलो तो इसको रफ कर दूं क्या? कैन आई रफ दिस वन? कैन आई रफ दिस वन? ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपना, अब अपन प्लेन सरफेस से इमेज कैसे बनाते हैं, या इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन in refraction from plane surface। ध्यान रखना यहाँ से डेरिवेशन भी थोड़ा सा डेरिवेशन है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर इमेज कैसे बनाएंगे?
प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर इमेज कैसे बनाएंगे। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं, जैसे ये अपने पास कोई सरफेस है, इसके नीचे तो वाटर है, यहाँ पे तो कोई वाटर है, या कोई दूसरा मीडियम है जो कि डेंसर मीडियम है। दिस इज द डेंसर मीडियम having refractive index n1, and this is the rarer medium, and refractive index of this rarer medium is n2, n1 and n2। n1 मैं इसलिए बोलता हूं कि अभी, क्योंकि अभी मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डेंसर मीडियम में रख रहा हूं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अपना, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इसको इमेज इस ऑब्जेक्ट की कहां पे दिखेगी अपने को ये पता करना है। यानी डेंसर से अगर रेयर में रेस आ रही है तो उसका इमेज कहां पे बनता है ये अपने को पता करना है ऑब्जेक्ट की। अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन वैसे के वैसे होंगे, जिधर से रेस आ रही है, जिधर रेस जा रही है वो पॉजिटिव, और ये अपना जो सेपरेटिंग सरफेस है ये इसके अलोंग सारे साइन अपन देखेंगे, ये अपने लिए एक्स एक्सिस का काम करेगा। तो इधर से, जैसे अभी ऑब्जेक्ट इधर है, रेस इधर से इधर जा रही है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पहले भी अपन यू से लिखते थे, अभी मैं यू से लिखता हूं। यू इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेपरेटिंग प्लेन। U is distance of object from separating plane। दोनों मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है प्लेन, उससे U डिस्टेंस पे, तो इसकी इमेज कहां बनेगी ये अपने को पता करना है। इसकी इमेज कहां बनेगी ये मेरे को पता करना है। तो एक रेस तो मैं ऐसे इसके इस प्लेन की नॉर्मली इंसिडेंट करवा लेता हूं, तो आई 0 है, इसका नॉर्मल भी यही होगा, तो आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा, यानी सीधी की सीधी निकल जाएगी। मैंने बता ही रखा है कि रिफ्रैक्शन के अंदर जो रे सीधी आती है वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, क्योंकि आई 0 है तो साइन आर भी 0 होगा, आई 0 है तो आर भी 0 होगा। n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। एक रे कुछ ऐसी इंसिडेंट करवा देता हूं, ये लो ऐसी इंसिडेंट करवा दी, ये लो। अब है ना, ये रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। किस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और अपने को पता है ये रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब n कम है तो थीटा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा, इसका मतलब ये इसका नॉर्मल हो गया। ये ऐसे जा रही थी लेकिन अब ऐसे नहीं जाएगी, थीटा ज्यादा होना चाहिए, यानी नॉर्मल से थोड़ी सी दूर की तरफ डेविएट हो जाएगी, मतलब ये ऐसे डेविएट हो जाएगी, ये लो ऐसे डेविएट हो गई, ऐसे चली गई। तो तुम खुद लॉजिकली सोचो, एक रे तो ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में कभी मिलेगी? नो सर। नो सर। तो पीछे एक्सटेंड करके ही मिलाना पड़ेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये लोग एक्सटेंड करवा रहे, एक्सटेंड करने पे ये यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। तो इमेज की इस सेपरेटिंग सरफेस से डिस्टेंस को मैं v बोल देता हूँ। v is what? v is distance of image from separating plane। अब साइन के साथ डेरिवेशन कर लो, और जब फॉर्मूला के कोई क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो तो वहां पे भी साइन के साथ यूज कर लेना। तो अपन सबके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अभी जो डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर, फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सॉरी ये भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, फ्रॉम रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन से मैं n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 लगा सकता हूँ। n1 sin θ2 θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। n1 is what? n1 sin θ1, sin θ1 is sin I। तो ये रे ऐसे गई, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल ये हो गया अपने पास I, ये I। ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे गई, इसका नॉर्मल के साथ एंगल, ये एंगल, दिस एंगल इज R, दिस एंगल इज R। तो ये एंगल भी I होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, ये एंगल अगर R है तो ये एंगल, पूरा एंगल भी R होगा, और ये पूरा एंगल अगर R है तो ये एंगल भी R होगा। ये एंगल तो समझ में आ रहा है कैसे बनाया अपन ने? यस सर। अब इसका नाम में कुछ नेमिंग कर देता हूं, इसको बोल देता हूं A, इसको B, इसको C और इसको D। अब देखो n1 sin θ1 यानी sin I should be equal to n2 into sin R। अब यहाँ पे एक डेरिवेशन के टाइम थोड़ा सा अपन मैथमेटिक्स यूज करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स क्या यूज करते हैं, देखो sin थीटा लिखोगे अगर इस ट्रायंगल से या कोई भी ट्रायंगल से, जैसे ACD से अगर sin I की वैल्यू लिखोगी तो उसके अंदर तो फिर अपने को ये वैल्यू, ये टर्म आ जाएगी जिसकी अपने को जरूरत नहीं है। अपने को तो बस इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ, इसी से मतलब है, इसी से मतलब है। तो क्या तुम्हें पता है कि अपन ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें फॉर पैरा एक्सियल रेज पढ़ रहे हैं, फॉर पैरा एक्सियल रेज पढ़ रहे हैं। पूरी ऑप्टिक्स मैंने बताया था पैरा एक्सियल रेज के लिए पढ़ते हैं। अगर पैरा एक्सियल रेज होगी तो क्या थीटा स्मॉल होगा? अरे बोलो। यस सर। थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा जब स्मॉल होता है, थीटा जब स्मॉल होता है तो साइन थीटा भी थीटा होता है, टेन थीटा भी थीटा होता है। यानी मैं साइन थीटा को टेन थीटा भी ले सकता हूं, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, when theta is small this n1 sin I should be equal to n2 into tan I equal to n2 into sin R equal to tan R। tan इसलिए किया क्योंकि वैल्यू लिखने में आसानी होगी। अब मेरे को सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल ACD tan I की वैल्यू बता दो, tan I की वैल्यू, ACD tan I की वैल्यू, tan I की वैल्यू क्या CD अपॉन AC होगा? CD अपॉन AC होगा ना यार। ऐसे कैसे? फ्रॉम ट्रायंगल BCD से tan R की वैल्यू बता दो, क्या CD अपॉन BC हो जाएगा? CD अपॉन BC हो जाएगा क्या अपने को? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू tan R अपॉन tan I। tan R इज CD अपॉन BC, tan I इज CD अपॉन AC। तो CD से CD कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब इनकी वैल्यू साइन के साथ रख दो, तो u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, AC की वैल्यू तो u है, BC की वैल्यू v है, तो इसको क्या मैं माइनस u अपॉन माइनस v लिख सकता हूं। यानी अपने पास फॉर्मूला आ गया कि n1 अपॉन n2 इक्वल टू u अपॉन v, n1 अपॉन n2 इक्वल टू u अपॉन v। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया।
कि n1 upon n2 इक्वल टू u अपॉन v। n1 इज व्हाट, जिधर से रेस आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 जिधर जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u ऑब्जेक्ट की लेंथ सेपरेटिंग सरफेस से, v इमेज की लेंथ सेपरेटिंग सरफेस से। और ध्यान रखना इस फॉर्मूले के अंदर भी साइन वैल्यूज जो है विद साइन पुट करेंगे, विद साइन पुट करेंगे, वैल्यूज विद साइन पुट करेंगे। आराम से बताओ इस फॉर्मूले के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट इन? No, sir. किसी को डाउट नहीं है? अरे बोलो, No doubt, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी अभी भी। क्या अपन इस फॉर्म सबने नोट कर लिया ना? नहीं सर, Yes, एक sir. जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। हो गया सर। हो गया ना? यस चलो ये एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो ध्यान रखना है अपने को, ये सबके लिए वैलिड है। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन अगर होगा, प्लेन सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होगा तो हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड है, n1 अपॉन n2 इक्वल टू u अपॉन v। साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। अभी तुम डायरेक्टली ध्यान रख लो, मैं आगे जब अपन कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन बताऊंगा वहां पे मैं इसको बता दूंगा। अभी डायरेक्टली ध्यान रख लो, मैग्निफिकेशन इन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है इस केस में मैग्निफिकेशन 1 होता है, यानी जितनी लेंथ का ऑब्जेक्ट है उतनी लेंथ का इमेज बनता है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है। जितनी लेंथ का इमेज होता है उतनी ही लेंथ का ऑब्जेक्ट होता है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता। चलो एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे ये कोई अपने पास कंटेनर है, इसकी डेप्थ 20 सेंटीमीटर है, बाहर एयर है, अंदर वाटर है। एन ऑफ वाटर जो होता है ध्यान भी रख सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, 4/3 होता है। ग्लास का 3/2 होता है, ये ध्यान रख लो कभी जरूरत पड़ जाए तो। एन ऑफ ग्लास 3/2 होता है, एन ऑफ वाटर 4/3 होता है। तो यहाँ पे इसके पेंदे पे एकदम बॉटम पार्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है, बॉटम पार्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है, पूरा भरा हुआ है ऊपर तक ये कंटेनर। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यानी
अपने को पता करना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यानी ऐसे पूछेगा एग्जाम में अपने को ये पूछेगा इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में दिखाई देगा, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में दिखाई देगा। ऑब्जर्वर को तो वही 5 दिखाई देगा सेंटीमीटर। जहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? 5 centimeter from separating line. 5 सेंटीमीटर फ्रॉम Separating line. सेपरेटिंग सरफेस, राइट? Yes, sir. ओके, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो जल्दी से। सब लोग ट्राई करो जल्दी से। देखो इधर फॉर्मूला लगा लेता हूं, इधर से रेस आ रही है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो u आ गया अपने पास -20, n1 is 4/3, n2 is 1, so we have to find out the uv. So n1 by n2 equal to u by v. U is -20, so v should be equal to 5, 5, 3, 15, so v equal to -15, v equal to -15, यानी यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, यानी 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट is observed as raised by 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखेगा इसको, और यहां से सेपरेटिंग सरफेस से 15 सेंटीमीटर डेप्थ पे बनेगा, और यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखेगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखेगा, या फिर सेपरेटिंग सरफेस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। So any doubt in today's class? Any doubt still here? No. No, sir. ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट